नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये गोविंद जी ने हमें भेजी है। गोविंद जी उत्तर प्रदेश बरेली के पास के रहने वाले हैं और ये घटना इनके साथ में 2002 में हुई थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि कोई भी वीडियो मेरा मिस ना होने पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, धनवान बनना कौन नहीं चाहता। हर किसी का दिली इच्छा होती है कि जल्द से जल्द धनवान बन जाए और वो पैसों में खेलना शुरू कर दे। मैं तो एक मामूली सा कार ड्राइवर था। मेरी भी दिली इच्छा थी कि हम भी अमीर बन जाए और वो भी जल्द से जल्द। मैं यही सब ताने बाने बुनता रहता था कि आखिर कैसे अमीर मैं जल्दी से जल्दी बनूं। घर वाले मुझे कहते थे कि बेटा, जो तू काम कर रहा है ड्राइवरी का, लगा रहा, जब भगवान की इच्छा होगी तो अपने आप तेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सब्र रख, हर काम में जल्दीबाजी मत किया कर। लेकिन मुझे सब्र नहीं था। मैं तो बस चाहता था कि बस बिना मेहनत के, बिना काम किए अब मुझे पैसा मिल जाए, मैं अमीर बन जाऊं। और इसी ख्यालों में मैं घुटा रहता था, रात दिन यही सोचता रहता था। मेरे जो यार दोस्त थे वो कहने लगे कि देख भाई गोविंद, इस शहर में तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो तुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये कि तो ये शहर देखता ही है कितनी तेरी सैलरी मिलती है, इसमें तू क्या कर पाएगा। लेकिन दोस्त जो कहते थे उनकी बात में दम था। मुझे भी लगा कि जब तक मैं ये शहर को नहीं छोड़ूंगा, कहीं बाहर नहीं निकलूंगा, तब तक मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। और वही मैंने किया। मैं अपने शहर को छोड़ करके और महाराष्ट्र में आ गया था। वहाँ पर अनजान शहर में कहाँ इतनी मुश्किल से कोई नौकरी मिलती है। अब मैं तो एक अनजान लोग था, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। कई रातें तो मैं स्टेशन पर सो सो करके गुजारा, जहाँ भी फुटपाथ पर जगह मिलती थी, और मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। और आखिरकार एक टैक्सी वाले को मुझ पर दया आई और वो मुझ गाँव पूछ करके, शायद मेरे वो गाँव का आसपास का रहने वाला था, और उसने मुझे अपना ठिकाना दिया और फिर मुझे एक टैक्सी भी दिलवाई। अब मैं टैक्सी चलाने लगा था। अब इतना तो ठिकाना हो गया था शहर में कि मुझे एक छत मिल गई थी रहने के लिए, मेरे पास कमाने के लिए एक टैक्सी मिल गई थी। हाँ, मैं उस टैक्सी में दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन इतने बड़े शहर में मैं जितना चाहता था, सोचता था कि मैं पैसा कमा लूँ, लेकिन हो नहीं पाता था। टैक्सी का भाड़ा काट करके जो कुछ भी बचता था, मैं देख करके हैरान रह जाता था कि आखिरकार लोग बाग कैसे रहते हैं यहाँ पर, इतनी महंगाई है। लेकिन मैं समय का इंतज़ार करता रहा। कुछ महीना तक तो ऐसा ही चलता रहा। आप मेरे पास में जो टैक्सी का किराया काट करके जो पैसा बचता था, मुझे नहीं लग पा रहा था कि मेरा गुजारा यहाँ होगा। अब मैं सोचने लगा, इससे तो बेहतर हमारा गांव ही है। इससे तो ज़्यादा ही पैसे मैं अपने गांव में बचत कर लेता था, लेकिन यहाँ तो पैसे ही है। मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था। मैं सोचा कि अपने गांव ही चलना चाहिए। और वैसे ही रात को मैं टैक्सी लेकर के रोड पर चल रहा था। मेरी टैक्सी खाली थी और तभी एक सवारी ने हाथ दिया तो मैं रोक दिया। मैंने देखा उस सवारी एक औरत थी, 30-35 साल
के आसपास की। वो टैक्सी में आकर के बैठ गई और मुझे दो पल उसने देखा। पूछने लगी कि लगता है तुम इस शहर में नए हो गए, तुम्हारी बोली भाषा अलग ही है। मैंने बोला हाँ जी, मुझे कुछ ही महीने यहाँ पर हुआ है, अब तो मैं यहाँ पर रहना भी नहीं चाहता। मुझे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं कमा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं दिन भर टैक्सी चलाता हूँ और अधिक से ज़्यादा पैसे तो टैक्सी वाले को देने पड़ जाते हैं, तो मेरे हाथ में तो कुछ बचता ही नहीं। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अब इस शहर को अलविदा कहूँ, मैं अपने गांव ही लौट जाऊँगा। वो औरत मुझसे बात करती जा रही थी, मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी ले रही थी। घर में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, हर एक चीज़ वो मुझसे पूछती रही। अब फिर वो बोली, क्या तुम मेरे पास में नौकरी करोगे? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगी, जितना तुम अभी कमाती हो ना, इसके 4 गुना पैसा मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगी। अब ज़्यादा पैसा किसी नहीं चाहिए। मैं बोलने लगा कि मैडम काम क्या है? वो कहने लगी यही काम है, तुम टैक्सी चलाते हो, अब हमारे घर की कार चला लेना, और वो भी कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। कभी कभी दिन में अपनी कार लेके जाना बाजार वगैरह। और वो समझाने लगी कि क्या क्या करना है। मैं तो बहुत खुश हो गया था उनकी बात सुनकर के मैम साहब का। हाँ, मैं झट से बोला कि मैम साहब बताइए कहाँ पर आना है, मैं कल से ही आपके पास पहुँच जाऊँगी। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, इस शहर में नहीं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, तुम्हें आना होगा बस से। अभी तो मैं इसी शहर में हूँ 3 दिन तक। और फिर उसने कागज़ पर पूरा अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ लिख करके दिया। और कुछ उसने पैसे भी मेरे को दिए कि ये रख लो, रास्ते में काम में आएगा, और 3 दिन के बाद तुम इस पते पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारी इंतज़ार करूंगी। वो सवारी उतर गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश था। लगा कि मैं जिस काम के लिए निकला था, पैसा कमाने के लिए, अब वो टाइम आ चुका है। मैं अब उसकी यहाँ नौकरी करूँगा और पैसा कमाना शुरू कर दूँगा। मैं बहुत खुश था उस रात को। अब मैं अगले दिन ही टैक्सी जमा कर दिया था। जिसने मुझे टैक्सी दिया था, छत दिया था रहने के लिए, अब मैं उससे बोला कि मैं अब यहाँ रहना ही नहीं चाहता, मैं गांव लौट रहा हूँ। वो भी कहने लगे हाँ भाई, ये शहर में तो देखो कितनी भीड़ भाड़ है, मैं तो खुद मजबूरी में रहता हूँ, लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो कि अपने शहर लौट रहे हो, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और इससे अच्छा ही पैसा वहाँ पर कमाओगे। वो भी मुझे सही सुझाव दिए थे। मैं 2 दिन तक उस घर में वहाँ पर रहा। तीसरे दिन वो एड्रेस मेरे पास में था। अब मैं अब ले करके निकल पड़ा था बस के द्वारा। सफ़र करने के रात भर मैंने सफ़र किया। सुबह में उस जगह पर उतर गया था। मैं जब उस जगह पर पहुंचा, जो एड्रेस मुझे लिखवाया गया था वो एक फार्म हाउस था। मैं देखा कि नंबर वगैरह जो कुछ लिखा है सेम वैसे ही है। मैं गेट पर पहुंचा, वहाँ पर एक अधेड़ चौकीदार था। मैंने एड्रेस दिखाया जो कागज़ पर लिखा हुआ था। वो कहने लगा हाँ यही जगह है, क्या आपको मेम साहब से मिलना है? मैंने बोला हाँ। वो बोला बैठ जाओ। अब फिर वो पूछने लगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या काम है? मैं बताता गया और फिर वो कुछ देर बैठने के बाद में वो कहने लगा कि अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 घंटे के बाद मेम साहब आएंगी, तब आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है। मैं अब 1 घंटा क्या 2 घंटा, पूरे 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, और तब जा कर के वो मेम साहब लौटी थी। लेकिन वो मेम साहब तो थी नहीं।
ये तो अलग ही थी। और कहने लगा चौकीदार कि यही मेम साहब है। मैं उस मेम साहब को अच्छी तरह से देखा था। मुझे याद था कि उनका चेहरा तो अलग था और ये तो उनसे भी कम एज की लग रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो मेम साहब ने इशारा किया था अंदर आने के लिए, चौकीदार को इशारा किया था और चौकीदार बोला कि जाइए मेम साहब बुला रही हैं। अब उन्होंने अपनी कार से उतर गई थी और फिर मैं उनके पास पहुंच गया। वो कहने लगी कि आप ही का नाम गोविंद है ना, आप ड्राइवर हैं ना। मैंने बोला हाँ जी हाँ जी। जिससे आपकी बात हुई थी ना वो मेरी बहन है, बड़ी बहन है। तब मैं समझ पाया कि चेहरा मोहरा तो मिल रहा है लेकिन उम्र का फर्क तो जरूर है। इनकी उम्र तो बहुत कम थी और उनकी उम्र इनसे ज़्यादा थी। और मैं अब उनके साथ अंदर के कमरे में चला गया था। फिर वो बैठ गई सोफे पर और मुझसे पूछने लगी कुछ ज़रूरी सब बातें, जैसे नाम पता और कौन सा गांव है, ये सब चीज़ें वो पूछने लगी थी। वो तो ऐसा होता ही है। मैं एक एक चीज़ उनको बता दिया। अब कहने लगी कि देखो गोविंद, आपको यहीं पर रहना होगा, आपके लिए मैं कमरा का अरेंज कर देती हूँ। चौकीदार रात को 9 बजे तक रहता है और इसके बाद आपको गेट बंद करना पड़ेगा, चाबी अपने पास में रखना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी मैं आपको लेके चलूँगी, आप गाड़ी चलाओगे, नहीं तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में ही चलाती। हाँ, किचन के काम में आप थोड़ा बहुत मदद कर दोगे। हाँ, वैसे तो हमारी लड़की दूसरी है, मैं आपको मिलवा दूँगी खाना बनाने के लिए। हाँ, फिर मैं वहाँ से बाहर निकल आया था क्योंकि वो अंदर के कमरे में चली गई थी। फार्म हाउस का कमरा तो बड़े बड़ी था। मैं तो देख करके ही हैरान रह गया था। इतना बड़ा घर, चमचमाती हुई गाड़ी, वैसे गाड़ी तो मैंने चलाया भी नहीं था। मैं खुश था। चलो अच्छी बात है, अब तो मुझे जो मैडम ने बोला है उतना ही पैसा मिलेगा। मैं बहुत खुश था अंदर से। और उसके बाद मुझे उस घर में रहने का प्रबंध हो गया, सब कुछ व्यवस्था हो गया था। अब वो जो चौकीदार थे वो रात के 9 बजे चाबी हमें दे दिया कि आप अंदर से गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने पूछा आप यहाँ नहीं रखते? बोला नहीं, मेरा थोड़ी दूरी पर घर है और मैं अपने घर में रहता हूँ अपने बाल बच्चों के साथ में। मेरी ड्यूटी दिन दिन की है, मैं रात में नहीं रहता। अब एक एक चीज़ मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा था। तभी एक लड़की की आवाज़ आई। वो मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी, गोविंद गोविंद। जब मैं मुड़कर देखा तो मैं देखा कि वो भी 20-22 साल की एक युवती थी और देखने में सुंदर ही लग रही थी। मैं उनके पास जल्दी से पहुंच गया। मुझे लगा कि वो भी उस घर की सदस्य हैं, क्योंकि पहनावा जो था, कपड़े पहनने का तरीका सलीका सब अच्छा ही लग रहा था। तो मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की उस घर की नौकरानी है, रसोइया है। हमें बड़े अदब से उनसे जा कर के बात किया कि जी मैम बताइए। वो मेरी बात सुन कर के हंस पड़ी और वो कहने लगी, गोविंद मैं एक रसोइया हूँ आप ही की तरह, जैसे आप यहाँ काम कर रहे हो मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं झेप गया था उसकी बात सुन कर के, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा कि जी आपके कपड़ा का पहनावा और आपका ये रहन सहन देख करके तो मैं भ्रमित ही हो गया था, क्योंकि आप अच्छे घर के लग रही हैं। तो मैम साहब तो निकल ही गया मुँह से। वो मेरी बात से बहुत प्रभावित हुई थी और वैसे लगा कि वो मेरी तरफ आकर्षित भी हुई थी। अब 2-4 दिन तो वहाँ पर हमारा अच्छे से बीता। मैम साहब वो अपनी कार लेकर के निकल जाती थी, कभी जल्दी लौट आती थी और कभी रात को भी लौटती थी। अब तो मैं जिस काम के लिए आया था ड्राइवरी के लिए, तो ड्राइवरी तो खुद ही मैम साहब कर रही थी। मैं तो
सिर्फ रसोई में मदद करता था और नहीं तो खाली बैठा रहता था। रात में 9 बजे के बाद गेट बंद करता, चाबी लेके अपने कमरे में आ जाता। लेकिन मुझे तो पैसा उतना ही मिल रहा था, चाहे मेम साहब कोई भी काम करवाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं खुश था अंदर ही अंदर, और मैं गिनते जा रहा था कि अब कितना दिन हुआ, कब मेरा सैलरी मिलेगा, तब मैं अपने पैसे अपने माता पिता को भेजूंगा। अब एक दिन जो संडे था, संडे का सुबह सुबह ही वो लड़की जो रसोइया थी वो हमारे कमरे के पास में आकर के अब मुझे आवाज़ देने लगी, गोविंद गोविंद। मैंने बोला हाँ जी बोलिए। कहने लगी कि आज बाजार चलना है। मैंने बोला जी बिल्कुल चलूँगा। कौन सी गाड़ी ले जानी है? वहाँ पर 2 गाड़ी थी, एक सफ़ेद रंग की थी जो खड़ी थी, और काले रंग की गाड़ी मेम साहब चलाया करती थी। वो कहने लगी कि दोपहर में हम चलेंगे, तुम तैयार रहना। नहीं, मैं बोला मैं तो हमेशा तैयार ही हूँ, जब आपको चलना आप मुझे आवाज़ दे देना। अब जा कर के थोड़ा बहुत चौकीदार के पास जब खाली समय होता तो मैं उनके पास जा कर के बैठ जाया करता था। अपना दुख सुख आपस में हम लोग बात करते थे। चौकीदार को भी कुछ उस घर के बारे में विशेष पता नहीं था। उनको भी अभी कुछ ही दिन हुए थे इस जगह पर नौकरी करते हुए। तो इस घर के बारे में कुछ मैं पूछता था कि जो ये मेम साहब हैं, 2 बहन हैं, एक तो हमें मिली थी शहर में और एक यहाँ है, इनके पति वगैरह शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल मना करते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम इनके बारे में। बस मैं जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। मैं किसी की निजी ज़िंदगी में ताक झाक नहीं करता। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं कुछ मालूम, बस मैं अपना ड्यूटी करता हूँ और उसी में मैं खुशी रहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझे बता दिया था, लेकिन मैं तो थोड़ा चंचल व्यक्ति था। मैं एक एक चीज़ का जानकारी लेना चाहता था कि आखिर उस घर में इनके अलावा कौन कौन रहते हैं, क्या क्या इनका बिजनेस है, सब कुछ मैं जानकारी लेना चाहता था। लेकिन वो चौकीदार तो बिल्कुल मना कर दिए थे। हाँ, अब मेरी जो दोस्ती थी उस रसोइया से, मैं उनसे आहिस्ते आहिस्ते पूछने लगा कि ये जो मेम साहब हैं, ये क्या इनकी शादी हो गई है? तो कहने लगी हाँ, शादी हो गई भी है और ये विधवा भी हो चुकी है। इनका पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो मारे गए हैं। ये बात सुन करके मुझे शौक तो ज़रूर लगा था कि इतनी कम उम्र थी और ये बेचारी विधवा हो गई है। खैर, मैं उसके बारे में अब ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं किया। अब दोपहर के बाद में संडे थी, तो मैंने देखा जब अपने कमरे से निकला तो मेम साहब की कार थी नहीं, वो लेकर के चली गई थी। मैं रसोई में पहुंचा तो लड़की कुछ सब्जी वगैरह की काट पीट कर रही थी। मैंने बोला कि चलना है क्या, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। अब फिर मैंने पूछा कि क्या मेम साहब चली गई क्या? तो लड़की कहने लगी हाँ, वो तो चली गई अपने बहन के पास में। उनका बहन का कहीं पर घर है और वो संडे को संडे वहाँ पहुँच जाती है। अब तो ये कल ही आएंगी। मैं सोचने लगा कि जब वो जा रही हैं तो फिर मार्केट किसके लिए जाना है। मैंने बोला कि क्या ज़रूरत है मार्केट जाने के लिए, मेम साहब तो घर में है नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है। वो मेरी तरफ घूर के देखने लगी। आज उसका जो नज़रिया था मेरे प्रति कुछ अलग ही था, और वो गुस्से में कहने लगी कि जो तुमसे बोला जा रहा है ना, उसी पर ध्यान रखो। मार्केट जाना है तो जाना है। और कहने लगी कि तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं आती हूँ तैयार होकर के, तब हम चलेंगे। अब विशेष बात यह है कि तुम ज़्यादा पूछताछ मत किया करो। वो मुझे तो आज डांट सी दी थी। मैं समझता था कि वो तो मुझ पर आकर्षित है, मुझसे प्रेम की बातें करेगी, मेम साहब नहीं हैं तो अच्छा मौका था, लेकिन वो तो मुझे डांट फटकार दिया। मेरा मन खट्टा हो चुका था, ये छोड़ो जाने दो।
मैं अपने कमरे में आकर के बैठ गया था। 1 घंटे के बाद में वो आई और चिल्लाने लगी दूर से ही, गोविंद गोविंद चलो मुझे देर हो रही है। जैसे चिल्ला रही थी ना, लग रहा था कि वही इस घर की मालकिन है। मैं अब क्या करता। मैं आया और वो सफ़ेद गाड़ी की चाबी मुझे पकड़ाई, बोली चलो गाड़ी स्टार्ट करो, ले आओ। एकदम मालकिन की तरह वो बिहेव कर रही थी, जैसे इस घर के मालिक यही हो। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब मैं तो बस उसकी बातें सुन करके चुपचाप रह गया था कि आखिर ये मालकिन के पास रहती है, अगर मेरे बारे में कोई शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी चुटकियों में। मैं यही सोच करके चुप रह गया था। अब फिर मैंने वैसे ही रिस्पेक्ट से उससे बात करने लगा था। गाड़ी स्टार्ट करके लाया मैं। अब फिर दरवाज़ा खोल करके बोला कि बैठ जाइए आप। वो मेरी तरफ घूरी, देखी, अब फिर बैठ गई। मैं उनसे पूछने लगा कि देखिए इस जगह पर मैं नया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे को रास्ता बताते रहिएगा। अब फिर मुझे रास्ता बताते बताते एक मार्केट में पहुँच गई थी। अब फिर बोली गाड़ी साइड में कर लो, मैं आ रही हूँ, तुम यहीं पे इंतज़ार करना। वो जाके बहुत सारा जो भी सामान खरीदना होगा वो खरीदी। अब फिर गाड़ी में आ गई, सामान बोली रखवा दो। अब फिर एक जगह जहाँ पर एक मीट की दुकान थी वहाँ पर उसने गाड़ी रुकवाया, बोले गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दिया, वो उतरी, अब मीट की दुकान पर पहुँची। अब फिर मुझे थोड़ी देर में आवाज़ दी, गोविंद गोविंद आ जाओ यहाँ पर, ये ले चलो। मैं गया वहाँ पर दौड़ करके। मैंने देखा तो बकरे का मीट उन्होंने लिया हुआ था और वो भी 10 किलो के आसपास होगा, वजन था उसमें। मैं उसकी तरफ देखने लगा घूर करके। वो मेरी तरफ देखी गुस्से से, बोली तुम उठाओ ना इसको, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, गाड़ी में रखो। मैं फिर डांट खा गया। अब फिर मैं उस वजन को, मटन को उठा करके गाड़ी की डिक्की में रखा। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि ये तो नौकरानी थी और आज इसका रंग ढंग ही बदला हुआ था। मालकिन के जाते ही ये तो सिर बन गई थी। मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा भी कभी टाइम आएगा, फिर मैं गिन गिन करके इससे बतला लूँगा। आज इसकी टाइम है तो कल हो सकता है कि मेरा टाइम हो। अब मैं उसको बिठा करके सारा सामान रख करके अब मैं अपने उस फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। वो मेरी तरफ कोई भी बात देख करके बात नहीं कर रही थी, वो अपने आप में व्यस्त थी, ना जाने क्या सोच रही थी। मुझे उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगा उस दिन को। हमने तो जरा भी बात नहीं की थी गाड़ी में। आखिरकार हम फार्म हाउस में आ चुके थे। गाड़ी खड़ा किया और फिर वो कड़कती आवाज़ में बोलने लगी, सामान उठाओ और किचन में रख दो और फिर तुम अपने कमरे में चले जाओ। मैं वही किया जो वो कह रही थी, क्योंकि अभी हमारी मालकिन तो वही थी। अब मैं सारा सामान जो भी मटन था, जो भी सामान था किचन का, सब ले आकर के किचन में रख दिया। अब फिर मैं दुखी मन से अपने कमरे में चला गया था। मैं तो सोता ही रह गया कमरे में, चारपाई पर लेटा, नींद आ गई थी मेरी। जब आँख खुली तो चौकीदार मुझे जगा रहे थे, गोविंद गोविंद उठ जाओ और गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ, आइए लो चाबी। वो तो रोज़ का काम था। अब मैंने उनसे बोला कि आप जाइए, चाबी छोड़ दीजिए, मैं गेट पर आ रहा हूँ, फिर बंद कर दूँगा। वो कहने लगे नहीं भाई, आ जाओ मेरे साथ में, मैं निकलूँगा और तुम गेट बंद करना, ये मालकिन का ऑर्डर है। अब मैं समझ गया कि मालकिन आज कौन है, यही है रसोईया। अब मैं फिर उस चौकीदार के साथ साथ गेट पर गया और जा कर के गेट लॉक किया। निकलने के बाद में अब मैं वहीं चौकीदार वाले कमरे में ही जाकर कुर्सी पर बैठ गया था। मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था, इसके बिहेवियर
से मैं बहुत दुखी था अंदर ही अंदर। मुझे तो पहले ही दिन बहुत अच्छी लगी थी, उसका रवैया इतना अच्छा था और वो लग रहा था कि वो मुझ पर आकर्षित है और थी भी। लेकिन ना जाने आज इसको क्या हो गया, एकदम बदल गई थी वो लड़की। मैं यही सब बातें सोच रहा था। मैं अब ये सोच रहा था कि आखिर 10 किलो से ऊपर ही मटन था और भी सामान थे, तो क्या ये अकेले ही बनाएंगी, क्या करेगी इसका इतना, जबकि मालकिन भी नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस इतना सारा मटन को क्या करेगी। और फिर 1 घंटे के बाद आवाज़ उसकी आई, गोविंद गोविंद, खाना तुम्हारा रखा है, तुम आकर के किचन से खाना ले जाओ अपना। मैं गया, जब किचन में गया तो वहाँ पर खाना ढक के रखा हुआ था जैसे रोज़ होता है। मैं अपना वो खाने का प्लेट लेके अपने कमरे में चला गया था और खाना खा करके मैं अपनी चारपाई पर सोने लगा। अब तो कोई काम था ही नहीं, मालकिन भी नहीं थी। अब आधी रात के आसपास हो गया था और अचानक लगा कि जैसे कमरे के आसपास में कोई चल रहा हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ पर मुझे एक परछाई सी घूमती हुई नजर आई और वो भी एक औरत की। और उसी आहट से मेरा जो नींद था टूट चुका था। लेकिन जब मैं उठ करके बैठा और मैं देखने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मैं अब जग चुका था, सोचा बाथरूम वगैरह करके और फिर मैं दोबारा आकर के सोऊंगा। और मैं वही किया, बाथरूम गया, फिर वहाँ से वापस आया और तभी लगा कि जो परछाई मैंने देखा था, महसूस किया था, और वो मेन गेट पर है। अब मेन गेट का जो दरवाज़ा था अंदर वाले कोठी का, वो खुला हुआ था, जबकि वो रात में मेम साहब बंद कर देती थी। लेकिन आज वो मुझे खुला हुआ नजर आया और वो परछाई उसी में जाती हुई मुझे दिखी, उस औरत की। मेरे मन में अजीब सा लगा कि आखिर ये है कौन। अब मैं तो थोड़ा जिज्ञासु व्यक्ति था शुरू से। अब मैं सोचने लगा कि आधी रात के वक्त में ये कौन औरत है जो अंदर की तरफ जा रही है मेम साहब के कमरे के साइड में। ये दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा है। अब मैं भी उस दरवाजे पर पहुंच गया और जब मैं अंदर गया, पहले ही किचन पड़ता था, इसके बाद दाहिने साइड में बैठक थी और उसके बाद में बेडरूम वगैरह शुरू हो जाता था। और वो जो रसोईया लड़की रहती थी सबसे लास्ट में उसका कमरा था। अब जो वो परछाई जैसी दिख रही थी औरत, मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आई। किचन का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और वहाँ पर 0 वाट का बल्ब जल रहा था, रोशनी थी उसमें। जब मैं उस कमरे में गया, किचन वाले कमरे में, तो वहाँ भी कोई मुझे नज़र नहीं आया। तभी किसी का आवाज़ आने लगी, जैसे उस गैलरी से कोई अंदर पैदल चलता हुआ जा रहा हो। कदमों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं किचन से जल्दी निकला बाहर और गैलरी में उसी साइड जिधर मेम साहब का कमरा था, बेडरूम था, लंबी सी गैलरी थी। अब मैं उस परछाई का पीछा करने लगा था कि आखिर कौन है ये औरत। इतनी रात में ये पहले मेरे कमरे में साइड में दिखाई दी, फिर ये बाहर कोठी के मेन गेट पर दिखाई दी, फिर किचन में गई, फिर ये गैलरी में कहाँ जा रही है। अब मैं उसका पीछा करते करते अंदर तक आ गया था। मेम साहब का कमरा तो बिल्कुल लॉक था, उसके बाद वाले 2 कमरे थे वो भी लॉक थे। तो अब रह गया उसी रसोईया का और उस लड़की का कमरा जो लास्ट में था। और वो परछाई उसी के कमरे में चली गई थी। बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि आखिर ये है कौन और ये उसके कमरे में क्यों गई है। कौन है ये औरत जो इतनी रात में इधर से उधर घूम रही है। अब मैं वो उसके कमरे के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है
अब अंदर रोशनी हुई पड़ी है। और जब मैं अंदर झांका तो मैं तो देख करके एकदम कांप गया था, डर गया था। मैंने देखा कि एक परछाई जो मुझे दिखी थी अब एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसके सामने में एक बड़े परात में जो मटन हमने लेके आए थे बाजार से, और वो कच्चा मटन वहीं प्लेट में सजा हुआ है। और वो जो रसोइया लड़की थी वो एक कुर्सी के पास में खड़ी हुई, हाथ जोड़े, जिसे लग रहा कि ये जो परछाई है जो मुझे नज़र आ रही थी उसका दासी है। हाथ जोड़े खड़ी थी, नजरें झुकी हुई थी। और वो परछाई औरत उस मटन को अब खाना शुरू कर दिया था। मैं उसका शकल अभी भी देख नहीं पाया था क्योंकि उसकी पीठ हमारी तरफ थी। हाँ, उस लड़की का चेहरा मुझे साफ नजर आ रहा था दरवाजे से। वो डरी हुई दिखाई दे रही थी, हाथ जोड़े एकदम खड़ी नीचे की तरफ देख रही थी। मैं अब समझ नहीं पाया कि आखिर ये औरत कौन है और इसके आगे ये हाथ जोड़े क्यों खड़ी है और इतना सारा मीट, कच्चा मीट ये क्यों खा रही है औरत? कौन है भाई ये? अब उसी टाइम मेरे पैरों से कुछ आहट सी हो गई। ये सब देखकर मैं खुद ही डर गया था, चौंक गया था कि ये सब क्या हो रहा है। अब फिर तो वो जो परछाई थी हमारी तरफ, मेरी तरफ मुड़ गई। उसको लगा कि दरवाजे पर कोई है जो हमें देख रहा है। और जैसे ही मुड़ी मेरी तो चीख निकल गई। इतना भयानक शक्ल की औरत थी वो कि मैं बस डर गया था उसको देखते ही। और उसके मुंह में मीट, कच्चा मीट भरा हुआ था जो चबा चबा करके खा रही थी। वो मुझे देखते ही उस कुर्सी से उठ करके खड़ी हो गई और वो उस लड़की को देख करके चिल्लाने लगी। वो लड़की डर से कांप गई थी और वो लगा कि अब वो जमीन पर गिर जाएगी। और वही हाल मेरा था। मैं तो खुद डर गया था। अब फिर वहाँ से मैंने सीधा दौड़ लगा दिया था अपने बाहर के कमरे में। अब पीछे देखता जा रहा था, लेकिन वो जो चीख सुनाई पड़ रही थी डांटने की, चिल्लाने की, गुर्राने की, उसी कमरे से आ रही थी जिसमें मैंने देखा था उनको बैठे हुए मीट खाते हुए। दौड़ता हुआ मैं सीधा अब अपने कमरे में आकर के, और जो मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता था क्योंकि वहाँ चोरी चकारी तो थी नहीं, मेन गेट तो ऐसे ही बंद हो रहता था। अब मैं आ करके जल्दी से दरवाजे को बंद किया। अब मैं चारपाई पर बैठ करके अब भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, बजरंग बली का नाम लेना शुरू कर दिया। हे बजरंग बली, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कौन है ये औरत? हमें बचा लो इस औरत से। अब थोड़ी देर तो शांति रही। अंदर ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी चीखने की, चिल्लाने की। ना जाने वो औरत, काली औरत, वो उस लड़की के साथ में क्या कर रही होगी। अब कुछ देर के बाद में वो शोर शांत हो गया था। अब फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक आने लगी। एक भारी भरकम औरत की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो दरवाज़ा। लेकिन मैं चारपाई से उठ नहीं रहा था। मैं चारपाई पर बैठा और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं देखते ही समझ गया था कि वो चुड़ैल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसी शक्ल सूरत थी, भला कच्चा मीट कौन खाता है? इतना भयानक चेहरा किसी आम औरत का तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे समझने में देर नहीं लगी थी। अब मैं जो मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और उधर से वो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, भारी आवाज़ में चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन मैं काहे के लिए दरवाज़ा खोलूं? क्या मुझे मरना है? और मैं ज़ोर ज़ोर से अब जो अंदर में चिल्लाहट हो रही थी, जो दरवाजे को ठोक रही थी, अब मैं इतना डर गया था कि अब ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया,
वो दस्तक धीरे धीरे शांत हो गया। अब फिर तो बिल्कुल शांति हो गई थी। लेकिन मैं डरा सहमा रात भर उस अपने कमरे में अपनी चारपाई पर ही बैठा रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सारी रात वैसे ही मेरी गुजरी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेम साहब के जाने के बाद में उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर दिया था, और क्या वो जानती थी इस औरत को जो आज या करके कच्चा मीट खा रही थी। मुझे तो बिल्कुल लगा था कि उसी के लिए उसने ये मटन वगैरह जो भी सामान लिया था उसी के लिए लिया है। तो इसमें तो ये शामिल है, बराबर का हिस्सेदार है, एक दूसरे को दोनों जानते हैं। अब काफ़ी डर चुका था। मैं तो सोच लिया था कि बस सुबह होने की देर है कि इस फार्म हाउस को मैं छोड़ करके भाग जाऊंगा, अब फिर कभी भी लौट करके इस घर में नहीं आऊंगा। क्या चल रहा था इस घर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी मेरे सामने हुआ था मैं तो ये देख करके डर ही गया था। शायद कुछ बुरा ही चल रहा था उस घर में। अब सुबह हो गई थी, अब हर तरफ में शांति थी, लेकिन मैं जरा भी रात भर सो नहीं पाया था। इतना डर मुझे लगा था उस घर में। सुबह होने के बाद में मैं अब जब तक चौकीदार की आवाज़ नहीं आई गेट से, मैं अपने अंदर कमरे में ही बैठा रहा। जब चौकीदार ने आवाज़ देना शुरू किया, गोविंद गोविंद चाबी लेके आ जाओ, मैं आ गया हूँ। तब मैं चाबी लेकर के और साथ में अपना जो बैग था जिसमें मेरे कपड़े लगते थे वो मैं लेकर के साथ ही निकल गया। गेट पर पहुंचा और गेट खोला और चाबी गार्ड को पकड़ाई, चौकीदार को। अब मैं उनको बोला कि मैं अब इस जगह से जा रहा हूँ सदा के लिए, मैं फिर लौट के नहीं आऊँगा। चौकीदार मेरी तरफ हक्का बक्का देख रहा था और कहने लगा, गोविंद क्या बात हुई, मालकिन तो है नहीं, तो रात में कुछ बात हुई है क्या उस नौकरानी से? मैं कुछ भी जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि इस घर से जितना दूर मैं जा सकता हूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर रुका तो हो सकता है कि मेरे साथ में कुछ और बुरा हो जाए, और वो मैं चाहता नहीं था। मैं बिल्कुल मुंडी हिलाया कि नहीं, और मैं उस गेट से बाहर निकल गया। अब फिर मैं सीधा बस अड्डे पहुँच गया था। इसके बाद मैं अपने शहर, अपने गांव वापस आ गया था। इस घटना को तो बहुत साल बीत चुका है। मैं आज भी कार चलाता हूँ किसी का, लेकिन जैसे ही उस घटना को याद आती है तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मुझे समझ में आज भी नहीं आया कि आखिर जो नौकरानी थी, रसोइया थी लड़की, वो उस दिन को, जो संडे वाले दिन था, उसका बिहेवियर क्यों बदल गया था। मालकिन को जाते ही अब वो 10 किलो से ज़्यादा मटन क्यों ले आई थी? क्या वो उस चुड़ैल को जानती थी? वो चुड़ैल थी या कुछ और थी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शकल सूरत देख करके तो मुझे एक चुड़ैल की तरह ही दिख रही थी। तो क्या था ये सब? इस पहेली को मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी गोविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।